दूर किसी गांव में एक काली नाम की लड़की रहा करती थी। दिखने में वो थोड़ी सांवली थी और उसके रंग को देख कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। आस पड़ोस के लोग भी उसका मजाक बनाते थे। इस बात से उसके घर वाले भी काफी परेशान रहते थे कि आगे जाकर उसका क्या होगा। एक दिन काली स्कूल जा रही थी और रास्ते में दो लड़कियां उसे देखकर कहती हैं, अरे देखो देखो, ये काली है ना, जैसा नाम वैसी ही शक्ल। अरे यार, इसे तो ऐसे खुलेआम नहीं घूमना चाहिए। कहीं बच्चों ने इसे देख लिया तो बेचारे डर जाएंगे। सही कहा तूने, बच्चे तो डरेंगे ही ना। ये इतनी काली कलूटी उनके सामने जाएगी, और वैसे भी दिखती भी भूत की तरह। उन दोनों लड़कियों की बात काली को बहुत बुरी लगती है, पर वो उन्हें कुछ कहती नहीं और स्कूल ना जाकर घर वापस आ जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। उसे ऐसे वापस आकर रोते हुए देख उसकी माँ उससे कहती है, क्या हुआ काली बेटी, स्कूल से इतनी जल्दी क्यों आ गई और ऐसे क्यों रो रही है तू? मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी माँ। पर क्यों, क्या हुआ तुझे जो स्कूल नहीं जाना है? स्कूल में सब मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि मुझे ऐसे खुलेआम इस काली शक्ल को लेकर नहीं घूमना चाहिए। मुझे देखकर बच्चे डर जाएंगे। कौन कहता है ये सब? पागल है जो तुझे ऐसा कहते हैं। तू तो बहुत सुंदर है और तू काली नहीं है, सांवली है। और वैसे भी कितने लोग हैं इस दुनिया में जो काले और सांवले हैं। क्या वो घर से बाहर नहीं जाते? मैं क्या करूँ माँ, मुझे नहीं अच्छा लगता जब सब मुझे काली काली कहते हैं। मुझे अब कहीं नहीं जाना। पागल मत बन बेटी, अगर आज तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो लोग तेरी शक्ल नहीं तेरी काबिलियत से तुझे पहचानेंगे। काली को उसकी माँ की ये बात समझ आ जाती है और अब वो फिर से स्कूल चली जाती है। वहाँ पर फिर से स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते और परेशान करते हैं, लेकिन काली उन सब की बातों को नजरअंदाज करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। वक्त के साथ यूं ही 10 साल बीत जाते हैं और अब काली पूरे 20 साल की हो चुकी थी, जो कि अब अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। लेकिन अब उसके घर वालों को उसकी शादी की फिक्र हो रही थी। उसकी माँ ममता उससे कहती है, बेटा अब तू बड़ी, शादी की उम्र भी हो गई है, तो अब तू जल्दी से शादी कर ले। मैं तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का देखती हूँ। माँ, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। अरे ऐसे कैसे नहीं करनी शादी? शादी तो करनी ही होगी बेटा। लड़की तो पराया धन होती है। आज नहीं तो कल तुझे अपने पति के घर जाना ही है। पर माँ, मुझसे कौन शादी करेगा? कोई भी लड़का यही चाहेगा कि उसकी पत्नी एक सुंदर लड़की हो, ना कि काली। अरे बेटा, दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते और कोई ना कोई तो होगा जो तेरे लिए बना होगा। अरे माँ, मुझे नहीं करनी शादी, बस मैं जा रही हूँ अब ऑफिस। इतना कहकर काली घर से ऑफिस के लिए निकल जाती है, पर उसकी माँ उसके लिए रिश्ते ढूंढने लगती है। काली के लिए ममता जितने भी लड़के देखती सभी उसका रंग देखकर मना कर देते और ये सोच सोच कर उसकी माँ परेशान रहती थी कि अब काली से कौन शादी करेगा। एक दिन पड़ोस की कमला काली के घर आती है और उसकी माँ से कहती है, अरे ओ ममता बहन, जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाई हूँ। कमला, क्या हुआ, क्यों आवाज लगा रही है? अरे ममता बहन, एक रिश्ता है, बड़ा ही अच्छा लड़का है, अपनी काली से शादी के लिए राजी भी है। तुम कहो तो शादी की बात करूं। अरे पर वो है कौन, कहाँ से है, घर बार का कुछ तो बता। अरे यहाँ पास के गांव का है, घर में ज्यादा कोई नहीं है, एक भाभी है, बस वो भी विधवा है। भाई की कुछ समय पहले ही मौत हो गई थी, तो अब वो राजीव का ध्यान रखती है। सास ससुर भी नहीं है। हमारी काली राज करेगी, राज। अच्छा, बोलो तो करूं बात शादी की? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर बाद में कुछ और दिक्कत हो गई तो क्या करेंगे? कहीं उसका उसकी भाभी के साथ कुछ चक्कर तो नहीं है? अरे कैसी बातें कर रही हो ममता बहन, पूरा गांव जानता है, भाभी देवर नहीं, माँ बेटे की तरह रहते हैं दोनों साथ में। अब ठीक है बहन, जैसा तुम्हें सही लगे करो तुम। बात आगे बढ़ाती हूँ। इतना कहने के बाद कमला वहां से चली जाती है और ममता जैसे तैसे काली को शादी के लिए राजी करती है।
एक दिन कमला राजीव और उसकी भाभी को साथ ले आती है और दोनों के घर वाले आपस में बातें करते हैं। वहीं काली को भी राजीव और उसकी भाभी से बात करके अच्छा लगता है और वो भी शादी के लिए राजी हो जाती है। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक सब ठीक रहता है, लेकिन 1 महीने बाद राजीव और उसकी भाभी का काली के साथ रहन सहन बदल जाता है। एक रात काली राजीव को अपनी भाभी के कमरे से निकलता हुआ देख लेती है और अगली सुबह वो राजीव से कहती है, एक बात पूछनी थी आपसे। क्या हुआ, कहो। आप कल रात भाभी के कमरे में गए थे। मैं क्यों जाऊंगा उनके कमरे में? तुम कुछ भी मत बोला करो। पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है आपको उनके कमरे से आते हुए। अरे मैं नहीं गया। झूठ मत बोलो, आप सच बताओ क्या बात है? आपका आपकी भाभी से क्या रिश्ता है? तू अपना मुंह मत चला, समझी? चुपचाप कोने में पड़ी रह और मुफ्त की रोटियां तोड़। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। राजीव का इस तरह से काली से बात करना काली को कुछ समझ नहीं आता और अब काली को इस बात पर पूरा यकीन हो गया था कि राजीव और भाभी के बीच में कुछ तो चल रहा है। ये जानने के लिए वो भाभी के बाहर जाने पर उसके कमरे की तलाशी लेती है। उसे वहां एक तस्वीर मिलती है जिसमें कि राजीव और उसकी भाभी साथ पति पत्नी की तरह खड़े थे। ये देख काली के होश उड़ जाते हैं और इतने में वहां राजीव और उसकी भाभी दोनों आ जाते हैं। उन्हें साथ देखकर काली कहती है, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। तुम दोनों देवर भाभी नहीं पति पत्नी हो, है ना? हाँ, हम दोनों पति पत्नी हैं। तो तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और भाभी आपने अपने ही पति की शादी दूसरी लड़की से करवा दी, क्यों? ये सब करना हमारी मजबूरी थी। मजबूरी? ये कैसी मजबूरी है कि आप अपने ही पति की शादी किसी और लड़की को धोखा देकर उससे करवा दो? शर्म नहीं आती आपको ये कहते हुए? उनसे कुछ मत कहो, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या बात है। इतना कहकर राजीव काली को बताता है कि राजीव की शादी उसकी भाभी से हुई थी, लेकिन उन्हें कई सालों से बच्चा नहीं हुआ, जिसके बाद राजीव की पत्नी ने उसे दूसरी शादी करने के लिए कहा। पर उसे ये भी डर था कि अगर उससे सुंदर लड़की राजीव की लाइफ में आती तो कहीं राजीव उससे दूर ना हो जाए। इसलिए उसने राजीव की शादी एक काली लड़की से करने की सोची और उन्हें मिली काली, जिसके बाद दोनों ने सोचा कि शादी के बाद काली से बच्चा मिलते ही राजीव उसे तलाक दे देगा। ये सुन काली कहती है, तुम दोनों इतने नीच होगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम दोनों अपने फायदे के लिए किसी और की जिंदगी खराब करना चाहते हो। इतना भड़कने की जरूरत नहीं है, समझी? अरे ये सोच, मैंने तुझसे शादी करके तुझ पे एहसान किया है, वरना कौन करता है ऐसी काली और बदसूरत लड़की से शादी। माना मैं काली और बदसूरत हूँ, पर मेरा दिल साफ है, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं, समझे? और अब गौर से मेरी बात सुनो, जा रही हूँ मैं यहाँ से। तुम दोनों जो चाहते हो मैं कभी नहीं होने दूंगी। तुम कहीं नहीं जा सकती काली, और सोचो अब कौन करेगा तुमसे शादी? अगर तुम कहीं चली गई तो कौन अपनाएगा तुम्हें? उसकी फिक्र तुम मत करो, जल्द तुम्हें तलाक के कागजात मिल जाएंगे। इतना कहकर काली राजीव के घर और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती है और अपनी माँ के साथ रहने लगती है। पापा पापा, मुझे एक गुड़िया चाहिए। सीमा के पास एक गुड़िया है, मुझे भी गुड़िया चाहिए। क्या आप मेरे लिए गुड़िया ला दोगे? पर मेरी गुड़िया तो आप हो और मैं अपनी गुड़िया के लिए गुड़िया जरूर लाऊंगा, मेरी प्यारी बेटी। मेरे प्यारे पापा, ठीक है फिर मैं सीमा को बताती हूँ कि मेरे पापा भी मेरे लिए गुड़िया लाएंगे। माला वहाँ से अपनी सहेली सीमा के पास चली जाती है। तभी वहाँ उसकी माँ आशा आ जाती है और अपने पति सुरेश से कहती है, माला आपसे बहुत प्यार करती है जी। मुझे तो वो पूछती भी नहीं है, सारा दिन बस पापा पापा करती रहती है, और आप भी तो उससे बहुत प्यार करते हो। माला मेरी जान है, तुमने मुझे धनवान बना दिया है। जब से माला हमारी दुनिया में आई है, हमारा तो नसीब ही बदल गया है। मुझे इतनी खुशियां देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। यूं ही खुशी खुशी समय बीतने लगता है और आशा फिर से माँ बनने वाली होती है, जिससे सुरेश बहुत खुश था। माला अपने पापा से कहती है, पापा
लगता है माँ ने ज्यादा खा लिया है, उनका पेट कैसा फूल गया है। नहीं माला बेटा, तुम्हारी माँ पेट से है और जल्द ही तुम्हें तुम्हारी बहन या भाई मिलेगा, फिर तुम उसके साथ खूब खेलना। अजी, अगर लड़का नहीं हुआ तो? अगर फिर से लड़की हो गई तो? आशा, लड़का हो या लड़की मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बेटियों को बेशुमार खुशियां दूंगा, तुम परेशान मत होना। तभी आशा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सुरेश जल्दी से विद्याताई को बुला लेता है। थोड़ी देर बाद विद्याताई बाहर आती है और सुरेश से कहती है, सुरेश बेटा, बधाई हो, तुम्हारे घर में एक और प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। अब मैं चलती हूँ, आशा का ध्यान रखना। विद्याताई के मुंह से सुनकर सुरेश बहुत खुश हो जाता है और वो माला को लेकर आशा के पास जाता है और अपनी नन्ही सी बच्ची को देखकर वो सोच में पड़ जाता है और वो आशा से कहता है, आशा, तुम गोरी हो, मेरा भी रंग साफ है और माला भी रंग की गोरी है, फिर ये बच्ची काली क्यों है? तुमने मेरे साथ धोखा किया है। ये बच्ची मेरी नहीं हो सकती। बताओ मुझे, ये बच्ची किसकी है? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? ये बच्चा हमारा ही है। इसका रंग काला है तो क्या हुआ, है तो ये हमारी ही बच्ची ना। आशा, मुझे नहीं पता था तुम ऐसी निकलोगी। मैं तो तुम्हें सीधी सादी समझता था। ये किसका पाप है? मैं इसे अपनी बेटी नहीं मानूंगा। मेरी बस एक ही बेटी है, माला। आशा सुरेश की बातों से बहुत दुखी हो जाती है। समय बीतने लगता है। आशा अपनी बेटी का नाम परी रखती है। आशा अपनी दोनों बेटियों को बराबर प्यार करती थी। वहीं दूसरी तरफ सुरेश और माला दोनों ही परी को पसंद नहीं करते थे, उससे नफरत करते थे। और सुरेश तो परी को अपनी बेटी ही नहीं मानता था। एक बार फिर समय बीतता है और माला और परी जवान हो जाती हैं। माँ ने तेरा नाम परी तो रख दिया, पर तुझमें परी वाली एक भी खूबी नहीं है। मुझे देख, मैं कितनी गोरी हूँ। मुझे तो तुझे बहन कहने पर भी शर्म आती है। खुद को आईने में देख, कितनी बदसूरत है तू, काली है तू, कितनी काली है तू। दीदी, आप मेरी सगी बहन होकर भी मुझसे ऐसे बातें क्यों करती हो? मैं भी तो सुंदर हूँ, मेरा रंग ही तो काला है बस। काले रंग वाले कब से सुंदर होने लगे? हाँ, तू काली है काली। तू सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर, मैं तुझे देखकर डर जाती हूँ और फिर मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। चल हट मेरे सामने से, मुझे कॉलेज जाना है। माला और परी दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ा करती थीं। माला नहीं चाहती थी कि उसके दोस्तों को पता चले कि उसकी बहन काली है, इसीलिए सुरेश ने दोनों का एडमिशन अलग अलग कॉलेज में करवाया था। एक दिन सुरेश माला के लिए नए कपड़े लेकर आता है। माला, देखो बेटी, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे कपड़े लाया हूँ, बिल्कुल तुम्हारी पसंद के। तभी वहां आशा और परी आ जाते हैं और परी कहती है, अरे वाह दीदी, ये कपड़े तो बहुत अच्छे हैं और आप पर बहुत अच्छे लगेंगे, जरा पहनकर तो दिखाओ। तू चुप कर, ये कपड़े तेरे लिए नहीं है, ये मेरी बेटी माला के लिए हैं। मुझे पता है पापा, ये कपड़े आप दीदी के लिए लाए हो और हमेशा बस दीदी के लिए तो लाते हो, मेरे लिए नहीं लाते हो। इसीलिए तो मैं दीदी की खुशी में ही खुश हो लेती हूँ। तुझे मैंने कितनी बार कहा है, मुझे पापा मत बोला कर, तू मेरी बेटी नहीं है। पता नहीं ये गंदा खून किसका है, मेरा खून इतना काला नहीं हो सकता है। अजी, आप बार बार मुझ पर इल्जाम क्यों लगाते हो? मेरे चरित्र पर उंगली उठाने से पहले एक बार अपने दिल से तो पूछ लीजिए, क्या मैं ऐसा काम कर सकती हूँ? अगर तूने कुछ गलत नहीं किया है तो इतनी काली लड़की तेरी कोख में कहां से आ गई? वो तो मेरा दिल बड़ा है कि मैंने तुम माँ बेटी को इस घर में रहने दिया, और कोई होता तो बाहर निकाल के फेंक देता। आए दिन किसी न किसी बात पर ऐसा रोज हुआ करता था। एक दिन परी घर के पास एक गार्डन में बैठी थी। तभी वो देखती है वहां एक बत्तख बैठी थी जिसे चोट लगी थी। परी उस बत्तख के पास जाती है। अरे वाह, कितनी प्यारी बत्तख है। परी से तो बहुत चोट लगी है। एक काम करती हूँ, इसे घर लेके चलती हूँ, घर पर ही इसके चोट पर मलहम लगा दूंगी। घर आने के बाद परी बत्तख के घाव पर मलहम लगा देती है और पट्टी भी कर देती है। बत्तख उसे पसंद करने लगती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। एक दिन बत्तख परी से कहती है, परी,
मैं देख रही हूँ तुम ऊपर से तो बहुत खुश रहती हो, पर अंदर से उदास हो। तुमने मेरा दुख दर्द तो दूर कर दिया। तुम्हें क्या तकलीफ है, मुझे बताओ। क्या पता मैं तुम्हारी तकलीफ दूर ही कर दूं। मैं अब तुम्हें क्या बताऊं? मेरा रंग ही मेरी तकलीफ का कारण है। मेरे रंग की वजह से मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता है, और तो और मेरे पापा और मेरी बड़ी बहन मुझे पसंद ही नहीं करते हैं। मेरे पापा मुझे अपनी बेटी भी नहीं मानते हैं, और मेरी बहन मुझसे नफरत करती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। परी, तुमने मेरे घाव भरे हैं, मैं भी तुम्हारे घाव भर दूंगी। तुम मेरे घाव नहीं भर पाओगी। मेरे घाव बहुत गहरे हैं, ये तो अब मरते दम तक ही हरे रहेंगे। तभी वो बत्तख एक खूबसूरत परी बन जाती है, जिसे देखकर परी हैरान हो जाती है। जादुई परी परी को एक जादुई मेकअप की किट देती है। मैं एक जादुई परी हूँ, ये एक जादुई मेकअप की किट है। अगर तुम इससे मेकअप करोगी तो तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी, और तुम्हारा रंग गोरा हो जाएगा। पर तुम एक बात का ध्यान रखना, कभी अमावस्या की काली रात को बाहर मत निकलना, नहीं तो तुम्हारा रंग फिर से काला हो जाएगा। परी उसके बाद गायब हो जाती है, और माला की बहन परी मेकअप कर रही होती है। परी की बात माला भी सुन लेती है, और वो अपनी बहन परी के पास आती है और कहती है, मैंने तुम दोनों की सारी बात सुन ली है। अब तू ये मेकअप की किट मुझे दे दे, ये तेरे किसी काम की नहीं है। हाँ। माला परी से मेकअप की किट छीन लेती है और चली जाती है। अगली सुबह जब परी सामने आती है तो सुरेश उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, माला, ये बेटी तेरी इतनी गोरी कैसे हो गई? ये तो बहुत काली थी, एक ही रात में चमत्कार कैसे हो गया? सब भगवान की कृपा है। सब मेरी बेटी को नापसंद करते थे, शायद इसीलिए भगवान को उस पर दया आ गई होगी। उस मेकअप से माला का रंग भी और गोरा हो जाता है। इस तरह दोनों बहनें गोरी और खूबसूरत हो जाती हैं। एक रात सुरेश को दिल का दौरा पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो अपनी बेटी माला से कहता है, माला बेटी, मैंने तुम्हें कार चलाना सिखाया था ना, जल्दी मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मेरी तबीयत बहुत खराब है। नहीं पापा, आज मैं घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ। आप सुबह चलना मेरे साथ, आज अमावस्या की काली रात है। परी बेटी, तुम जाओ लेके, तुमने भी तो कार चलाना सीखा है ना। तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है बेटा, जल्दी चलो। हाँ माँ, जल्दी चलो, मैं लेके चलती हूँ पापा को। परी गाड़ी चालू करती है, तीनों हॉस्पिटल चले जाते हैं। सुबह तक सुरेश की तबीयत में सुधार हो जाता है, और आशा और परी उसके पास आते हैं। सुरेश परी को देखकर कहता है, परी बेटा, क्या हुआ तुम्हें? कल तक तो तुम गोरी थी, आज फिर से काली कैसे हो गई? परी सुरेश को जादुई परी और जादुई मेकअप के बारे में बता देती है। सुरेश ये बात सुनकर रोने लगता है। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो परी से कहता है, मतलब काले होने के डर से माला मुझे अस्पताल लेकर नहीं आई थी, और परी बेटा तुम बिना सोचे मुझे यहाँ ले आए। मैंने कभी तुम्हें प्यार नहीं किया, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। तभी वहां जादुई परी प्रकट हो जाती है, और वो सुरेश और आशा से कहती है, मैं ही हूँ वो जादुई परी। सुरेश, आशा, भगवान ने जानबूझकर तुम्हारे यहाँ काली बेटी पैदा की थी, ताकि पता चल सके कि तुम लोग अच्छे इंसान हो या नहीं। पर सुरेश, तुम मन के साफ नहीं हो। तुमने अपनी पत्नी पर गलत इल्जाम लगाया और अपनी बेटी को कभी बेटी नहीं माना। भगवान ने 2 रंग ही बनाए हैं, एक काला और एक गोरा। दोनों को भगवान ने ही बनाया है। पर मैं देख रही हूँ आज तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी बेटी परी को भी गोरा कर रही हूँ। उसके बाद जादुई परी वहां से चली जाती है, और अब सब लोग प्यार से रहने लगते हैं। विष्णु कई महीने से काम की तलाश में भटक रहा था। उसके ऊपर मकान का 3 महीने का किराया भी बाकी था। पत्नी शारदा और बेटी ईशा को उम्मीद थी कि विष्णु आज कुछ पैसे घर में जरूर लाएगा। विष्णु के आते ही पत्नी शारदा बोलती है, आ गए आप? कुछ पैसे लाए? मम्मी पापा को बैठ तो जाने दो, फिर पूछ लेना। कोई बात नहीं बेटा,
उसे पूछने दो। लाया हूँ। एक जगह अनाज उठाया था तो वहां से 200 रुपए मिले हैं। क्या कहा? बस 200? इससे क्या हो जाएगा? मकान का किराया देना है, खाने का सामान लाना है, ईशा की स्कूल की फीस भरनी है, कैसे करेंगे ये सब? जानता हूँ इससे कुछ नहीं होगा, पर जो मिला यही है। कल से मैं रात में भी काम करूंगा, इससे और ज्यादा पैसे कमा सकूंगा। विष्णु रात दिन काम करने लग जाता है। वो ना तो चैन से सोता था और ना ही कुछ खाता था। अब उसकी हालत भिखारी जैसे लगने लगी थी। बस बहुत हो चुका, ऐसे काम करते रहोगे तो एक दिन मर जाओगे। फिर मैं क्या करूं? ऐसा कीजिए, मेरे जो जेवर बचे हैं और जो घर के बर्तन हैं वो सब बेच आइए। इससे हम मकान का किराया और ईशा की स्कूल की फीस भर पाएंगे। नहीं, मैं खुद को बेच सकता हूँ, पर तुम्हारे जेवर और घर के बर्तन नहीं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। कल जाकर आप ये सब बेच आना, नहीं तो मैं खुद को बेच आऊंगी। विष्णु हालात के आगे मजबूर था। अगले दिन वो सब जेवर और बर्तन बेचकर आ रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे एक जख्मी अम्मा दिखाई देती हैं। विष्णु अम्मा के पास जाता है और पूछता है, अरे अरे, क्या हो गया अम्मा? आपको इतनी चोट कैसे लग गई? अरे बेटा, क्या बताऊं, रास्ता पार कर रही थी कि तभी एक गाड़ी वाला मुझे मार गया। बहुत देर से मदद के लिए पुकार रही हूँ पर कोई भी नहीं आया। घबराओ मत अम्मा, मैं अभी आपको अस्पताल ले चलता हूँ। विष्णु अम्मा को उठाकर अस्पताल ले जाता है और उसका इलाज कराता है, लेकिन इसमें उसके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। विष्णु पर एक फूटी कौड़ी नहीं बचती और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर अम्मा विष्णु से कहती है, बेटा, तुमने मेरे लिए अपने सारे पैसे क्यों खर्च कर दिए? अम्मा, इंसान की जान से बढ़कर थोड़ी है पैसे। तुम सच में एक अच्छे इंसान हो विष्णु बेटा। मेरी एक बात मानोगे? बोलो अम्मा। मुझे कुछ दिन के लिए अपने घर ले चलोगे? ठीक होते ही मैं अपने घर चली जाऊंगी। अम्मा, ले जा सकता हूँ, पर मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। तुम ले चलो, मैं बिना खाए भी रह लूंगी। विष्णु अम्मा को अपने घर ले आता है और शारदा को सारी बात बताता है। पत्नी शारदा विष्णु पर चिल्लाते हुए कहती है, हमारे खुद के तो खाने को लाले पड़े हुए हैं और आप इस अम्मा को उठा लाए हो, ऊपर से सारे पैसे भी खर्च करके आए हो इसके इलाज में। शांत हो जाओ शारदा, अगले दिन अम्मा खुद ही चली जाएंगी हमारी हालत देखकर। अगले दिन विष्णु भूखे पेट ही काम की तलाश में जा रहा होता है कि अम्मा उससे कहती है, बेटा, भूखे पेट काम की तलाश में नहीं जाते, कुछ खाकर जाओ। अम्मा, घर में कुछ होगा तभी तो खाकर जाऊंगा। किसने कहा बेटा कुछ नहीं है? जाकर रसोई में देखो तो सही। कुछ नहीं है रसोई में। अम्मा, फिर भी तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। विष्णु जैसे ही रसोई में जा रहा होता है, अम्मा 3 बार चुटकी बजाती है, जिससे अचानक ही रसोई के अंदर दूध का ग्लास और कुछ फल आ जाते हैं, जिसे देखकर विष्णु हैरान हो जाता है। अरे, ये सब यहाँ कैसे आ गया? जब गया था तो कुछ भी नहीं था। खैर, अब है तो खा लेता हूँ। विष्णु नाश्ता करके काम की तलाश में निकल जाता है और रात को जब घर लौटता है तो शारदा पूछती है, कुछ बनी बात? मिला कहीं काम? नहीं शारदा, आज भी कहीं बात नहीं बनी। दिन में तो जैसे तैसे खाना हो गया, पर रात को तो बिल्कुल भी खाना नहीं है घर में। अब क्या करें? अम्मा शारदा और विष्णु की सारी बातें सुन रही होती है, फिर उनसे आकर कहती है, बेटी, रसोई से कुछ जलने की बदबू आ रही है, क्या तुम कुछ रखकर आई हो चूल्हे पर? नहीं अम्मा, मैं तो कुछ भी नहीं रखकर आई चूल्हे पर। नहीं नहीं बेटी, जाकर देखो तो, कुछ तो रखा है वहां पर। अम्मा की बात सुनकर शारदा फौरन रसोई में जाती है। अम्मा फिर से 3 चुटकी बजाती है और अचानक से रसोई में जादू से खूब सारा पका हुआ खाना आ जाता है। ये देखकर शारदा हैरान हो जाती है। कमाल है, मैं तो कुछ बनाकर भी नहीं गई, फिर यहाँ इतना खाना कहाँ से आया? देखा बेटी, मैंने कहा था ना, तुम रसोई में जरूर कुछ रख कर आई हो। मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा अम्मा। बेटी, आजकल तुम परेशान रहती हो ना, इसीलिए भूल गई होगी। अब ये सब छोड़ो,
जल्दी से सबको खाने के लिए बोल दो, मुझको भी बड़ी भूख लगी है। ठीक है अम्मा, अभी बोलती हूँ। बहुत महीनों बाद विष्णु और उसके परिवार ने बड़े अच्छे से खाना खाया और चैन से सोए। एक दिन विष्णु को अपने पड़ोसी के बेटे की शादी का निमंत्रण आता है। ईशा का बड़ा मन होता है शादी में जाने का। इसके लिए वो शारदा से बोलती है, मम्मी मम्मी, बहुत दिनों बाद पड़ोस में किसी की शादी आई है, मेरा भी बहुत मन है, क्या हम सब लोग चल सकते हैं? बेटी, अपनी ऐसी हालत नहीं है कि हम किसी की शादी में जा सके। शादी में जाने के लिए अपने पास अच्छे कपड़े होने चाहिए। नहीं बेटी, हम नहीं जा सकते। शारदा की बातें सुनकर ईशा उदास हो जाती है, जिसे देखकर अम्मा पूछती है, क्या हुआ? मेरी फूल सी बच्ची क्यों उदास बैठी है? अम्मा, मेरा बहुत मन है शादी में जाने का, लेकिन हमारे पास तो अच्छे कपड़े ही नहीं है ना। अरे बस इतनी सी बात, मेरी गठरी में तुम लोगों के लिए कुछ कपड़े हैं, तुम लोग शादी में वो पहन के जा सकते हो। सच में अम्मा? क्या उसमें हमारे नाप के कपड़े हैं? अम्मा हाँ में सिर हिलाती है। ईशा भागकर अम्मा की गठरी खोलने लगती है। इतने में अम्मा 3 चुटकी बजाती है और उसकी गठरी में से खूब सुंदर कपड़े निकलते हैं। इससे सब लोग खुश हो जाते हैं और विष्णु का परिवार बहुत सुंदर बनकर शादी में जाता है। अगले दिन विष्णु जब काम की तलाश में जा रहा था तो अम्मा उससे कहती है, बेटा, तुम रोज रोज काम की तलाश में जाते हो, इससे अच्छा तुम अपना कोई काम क्यों नहीं कर लेते? अम्मा, अपने काम के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जो कि मेरे पास बिल्कुल नहीं है। किसने कहा बेटा तुम्हारे पास पैसे नहीं है? अपना गुल्लक फोड़ो और फिर देखो कितना पैसा है तुम्हारे पास। उस गुल्लक में पिछले कई महीनों से हमने 1 रुपया नहीं डाला, उसमें 100-200 रुपए से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। वो तो फोड़ने के बाद ही पता चलेगा ना। विष्णु जब गुल्लक को फोड़ता है तो पूरा परिवार हैरान हो जाता है। पैसों की कई गड्डियां जमीन पर पड़ी होती हैं। विष्णु को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये सब कैसे हो गया और वो अम्मा से बोलता है, अम्मा, कौन हो आप? सच सच बताइए। कौन हूँ मैं? ये कैसा सवाल है बेटा? अम्मा, आप कोई साधारण इंसान तो नहीं लग रही मुझे। जब से मेरे घर में आई हो, कुछ ना कुछ करामातें हो रही हैं। बेटा, यूं समझ लो कि भगवान की एक सेविका ही हूं मैं और उसके दूसरे सेवक की मदद करने आई थी। अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। मुझे माफ करना अम्मा, अगर मैंने कुछ कड़वी बातें आपको बोलनी हो तो। कोई बात नहीं बेटी शारदा, मुझे तेरी किसी बात का बुरा नहीं लगा। पर अम्मा, आप जाओगी कहाँ? जो मेरी मदद करेगा मैं उसके घर उसकी मदद करने जाऊंगी। इस तरह विष्णु का परिवार अम्मा से गले मिलकर उनको रवाना करता है। विष्णु गांव में मिठाई की एक दुकान खोलता है जिसमें उसको खूब मुनाफा होता है। उसका जो भी मकान का किराया होता है वो सब चुकता हो जाता है। ईशा दोबारा से स्कूल जाने लगती है और धीरे धीरे विष्णु के हालात फिर से सुधरने लगते हैं। करामाती अम्मा के जादू की बदौलत विष्णु अपनी गरीबी से बाहर निकल जाता है।